Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the next accounting standard 9, revenue recognition. तो आपने अभी जस्ट मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था, जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बताया था आपको। ये उसी रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में रखा गया है। मींस ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड अदर कंसिडरेशन लाइक अराइजिंग आउट ऑफ। तो इसमें जितना भी टोटल कैश फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ठीक है, वो किस टर्म से वो कैश इनफ्लो हो रहा है उस चीज को दिखाया था। जैसे मान लीजिए सेल ऑफ गुड्स, तो गुड्स को सेल करने से आपका रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। रेंडरिंग सर्विसेज, कुछ सर्विसेज रेंडर्ड कर रहे हैं, जैसे रेंट पर आपने कोई एसेट्स दिया हुआ है रेंट पर, तो रेंट रिसीव हो रहा है। तो और या फिर कोई आपने कोई ऐसा सर्विसेज प्रोवाइड किया जिसके लिए आपको कमीशन मिल रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं। यूज ऑफ इंटरप्राइज रिसोर्सेज बाय अदर यील्डिंग इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टीज, या फिर ऐसा कुछ एसेट्स हैं जिसका दूसरा कोई कंपनी या दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन उस रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, इसके लिए वो रेंट प्रोवाइड करेगा या लीज उससे उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। या आपने कोई शेयर लिया है तो उस पर आपको डिविडेंड रिसीव हो, इंटरेस्ट रिसीव हो। आपने किसी को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो। आपने कोई बुक्स वगैरह दिया है तो उस पर रॉयल्टी रिसीव हो आपको। तो ऐसे कॉपीराइट रिसीव हो। तो इस तरह का आपका रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पर रेंडरिंग सर्विस मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, इसको रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, जिस रिसोर्सेज से कैश इनफ्लो होता है, कैश आता है, उन चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये कहता है कि अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट, इसमें फिक्स एसेट से रिलेटेड अकाउंटिंग किया जाता है। फर्स्ट कॉल्ड एज कैश जनरेटिंग एसेट, कोई भी ऐसा एसेट्स है जो कैश जनरेटिंग एसेट्स हो। एक्सपेक्टेड टू यूज फॉर मोर देन अकाउंटिंग पीरियड लाइक लैंड, बिल्डिंग, ठीक है ना, ऐसा कुछ एसेट्स हो जिसका आपको मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर आपको उसका यूज करना है, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए आपको उसको यूज करना है या उससे भी अधिक सालों तक यूज करना है। शोन एट आइदर हिस्टोरिकल और रिवैल्यूड वैल्यू, और हमेशा इसका हिस्टोरिकल और रिवैल्यूड वैल्यू को हमेशा आप, रिवैल्यूड का मतलब पर ईयर उसका वैल्यू, आप उसका वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा तो हर साल उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, आप वैल्यूएट करेंगे। कैसे? बाय डिप्रिसिएशन, आप डिप्रिसिएशन उसमें से लेस करते रहेंगे और उसका एग्जैक्ट वैल्यू पर ईयर उसकी कितनी है वो आप वैल्यूएट करते रहेंगे। ये आपका कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेक्स रेट्स। यहाँ पे फॉरेक्स रेट्स से मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैटेगरी। फर्स्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, ये फॉरेक्स का मतलब यहाँ पे फॉरेन करेंसी से मतलब है, जैसे डॉलर हुआ, पाउंड हुआ, यूरो हुआ, ठीक है ना। और तो ये सब जो करेंसीज होते हैं आपके, उस करेंसीज के रेट में कैसे फ्लक्चुएट होते हैं उसका यहाँ पे अकाउंटिंग किया जाता है। ये आपका एक्सिम बैंक के लिए होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के लिए होता है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ों के लिए होता है। तो कैटेगरी क्या है? फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आप फॉरेन में आप गुड्स क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको फॉरेन करेंसी के रूप में आपको कैश रिसीव होता है, तो फिर उसको आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में। तो ये आपका लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फॉरेन करेंसी। ऐसे ही आप फॉरेन करेंसी किसी को लेंड करते हैं, उधार देते हैं, या फॉरेन करेंसी क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है ना। एक्विजिशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ एसेट्स, कोई एसेट्स है उसका आप एक्विजिशन या एक्वायर करते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, आप डिस्पोजिशन करते हैं, मतलब अपने देश से दूसरे देश में उस एसेट्स को सेल करते हैं। तो ये भी आपका होता है। कैटेगरी सेकंड फॉरेन ऑपरेशंस, जैसे फॉरेन ब्रांच है, ज्वाइंट वेंचर है, फॉरेन सब्सिडरी है, ये सब आपके, जैसे कई कंपनियां होती हैं ना, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो आपके इंडिया में भी हैं और अमेरिका में भी हैं,
इंग्लैंड में भी है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है, चाइना में भी है, जापान में भी है। तो इस तरह से क्या होते हैं, ऐसे कुछ फॉरेन ब्रांच जो होते हैं उनसे भी आपका जो करेंसी, कुल मिला जुला के इसमें जो फॉरेन करेंसी जाते हैं उनकी अकाउंटिंग की जाती है, कैसे कन्वर्ट करते, कितना आता है, कैसे, और रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर कितना होता है, या आपने पेड किया है फॉरेन कंट्री को, तो आपने पेड किया है तो कितना इंडियन करेंसी को आपने कन्वर्ट करके डॉलर में या पाउंड में या यूरो में आपने कन्वर्ट करके कितना पेड किया। तो आपके फॉरेन करेंसी से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 कहता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है उसकी अकाउंटिंग करते हैं। असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड, लाइक ग्रांट्स ऑफ एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एक्सेट्रा। ये देखिए गवर्नमेंट जो ग्रांट करती है, मतलब जो क्या करती है, डोनेट करती है गवर्नमेंट, या जैसे गरीबों के लिए क्या करती है, लैंड प्रोवाइड करती है ना, बिल्डिंग प्रोवाइड करती है, बना करके बिल्डिंग देती है। तो ये गवर्नमेंट का ये अनुदान कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स है ये। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसको गवर्नमेंट कुछ न कुछ या तो कैश के रूप में देती है, जैसे हुआ ना कई ऐसे स्कीम्स होते हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाता है, जिसके पास बिल्डिंग नहीं है, मकान नहीं है, उसको मकान बनवा के गवर्नमेंट देती है, या जिसके पास लैंड है, बिल्डिंग नहीं है, तो उसको उसके लिए वो कैश प्रोवाइड करती है जिससे कि वो अपना बिल्डिंग बनवा सके। तो आप लोग जानते हैं ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें आपके अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो ऐसे जहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट्स जैसी चीज़ें आती हैं उसकी अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं उसमें उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, एसेट्स हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, फॉर कैपिटल अप्रिशिएशन एक्सेट्रा। तो जैसे अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट जो कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो कैश उनके पास होता है या कोई एसेट होता है तो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं उसका। जैसे आपके पास पैसा हुआ, आपने कोई ज़मीन खरीद लिया, इन्वेस्ट कर दिया आपने, है ना। तो ऐसे ही आपका कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसलिए इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन अलग अलग है। बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, व्हीकल है, तो इसमें किस में इन्वेस्ट करता है वो। कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट का कास्ट कितना है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कितना है, कितना वैल्यू का इन्वेस्टमेंट है। रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिर से अगर उसका रिक्लासिफिकेशन हो सकता है तो रिक्लासिफिकेशन करते हैं। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब डिस्पोज कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं, ठीक है ना। ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। यहाँ पे अमलगमेशन का मतलब जब 2 और मोर देन 2 कंपनीज आर ज्वाइंट टुगेदर, जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां क्या होती हैं, एक साथ ज्वाइंट होके एक कंपनी के रूप में बन जाती है। सेक्शन 391 to 394 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 गवर्न्स द प्रोविजन ऑफ अमलगमेशन डिस्क्लोजर्स, नेम्स एंड नेचर ऑफ अमलगमेटिंग कंपनीज। अब जो कंपनीज होती है उनके नेम जिनका अमलगमेशन हो रहा है, मतलब मिक्स किया जा रहा है उनको। इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगमेशन, किस डेट को तीनों कंपनियां आपस में मिल गई। जैसे अभी देखिए आपका पंजाब नेशनल बैंक है और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, दोनों आपस में मिलकर अब पंजाब नेशनल, मतलब ओरिएंटल बैंक अब पंजाब नेशनल बैंक में क्या हो गया, अमलगमेट हो गया वो। अब ओरिएंटल बैंक नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। तो यहाँ पे अमलगमेशन हुआ। मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड, अब उसमें कौन सा अकाउंटिंग यूज किया जाता है, अमलगमेशन की अकाउंटिंग अलग होती है। पर्टिकुलर्स ऑफ स्कीम सैंक्शनड अंडर ए स्टैट्यूट, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो भी स्कीम है, जिस पॉलिसी के तहत इनको क्या किया गया, अमलगमेट किया गया, उस पॉलिसी को लिखना। तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉयज बेनिफिट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 कहता है कि एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए जो भी आप करते हैं, कोई कंपनी करती है, एम्प्लॉयज बेनिफिट में क्या है, पेंशन प्रोवाइड करना, बोनस प्रोवाइड करना,
इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करना, ठीक है, और उनको बाकी के परक्विस्टेस लाइक बिल्डिंग, फ्री ऑफ कास्ट बिल्डिंग प्रोवाइड करना उनको रहने के लिए, या फ्री ऑफ कास्ट उनको व्हीकल प्रोवाइड करना चलने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का आपका एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के सेंस में लेते हैं। या प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करना, तो आप लोग जानते हो कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको पेंशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, सैलरी प्रोवाइड करती है, बोनस प्रोवाइड करती है, TADA प्रोवाइड करती है। ये सारी चीज़ें आपका किस में आती है? एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स में आती हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ कंसिडरेशन गिवन बाय द एंटरप्राइज डायरेक्टली टू द एम्प्लॉयज़ और देयर स्पाउसेस। यहाँ पे स्पाउसेस का मतलब होता है वाइफ। यहाँ पे स्पाउसेस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो स्पाउसेस है, स्पाउसेस का मतलब होता है वाइफ, चिल्ड्रेन या बच्चे, या फिर अदर डिपेंडेंट्स, या फिर कोई दूसरा डिपेंडेंट होता है तो उसको वो चीज़ें मिलती है, ठीक है। टू अदर सच एज ट्रस्ट इंश्योरेंस कंपनीज इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, या फिर ऐसे ही कुछ अलग कंपनी होती है जो इसका सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इस तरह का एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। तो यहाँ पे जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट जैसे चीज़ों को प्रोवाइड किया था उसकी भी अकाउंटिंग की जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।